एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। सोचिए, कोरोना से लड़ाई के लिए जो इतनी राशि खर्च की जा रही है, कोरोना से लड़ने के लिए खास तौर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या। साथियों, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए ही बिहार के लोग इस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना के साथ ही बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। साथियों, ये चुनाव आने वाले दशक में, इस सदी में बिहार के भविष्य को तय करेगा। आपका एक वोट ये तय करेगा कि आत्मनिर्भरता का संकल्प लेकर निकले हुए भारत में बिहार की भूमिका कितनी क्या होगी। आपका एक वोट तय करेगा कि आत्मनिर्भर बिहार का लक्ष्य कितनी तेजी से हम पूरा कर पाएंगे। साथियों, बिहार में यहां के नौजवानों, यहां की महिलाओं, यहां के उद्यमियों, किसानों के पास अथाह सामर्थ्य है। हर जिले, हर गांव में कुछ न कुछ खास है, हर जिला स्पेशल है। अब जैसे मुजफ्फरपुर और इस क्षेत्र में ही लीची है, आम है, अनेक दूसरे फल और कृषि उपज है, चूड़ियां हैं, दूसरे हस्तशिल्प है। अब जब बिहार में तेज विकास का वातावरण बना है, तो इन स्थानीय उत्पादों की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब दुनिया के बाजारों में इनके लिए नई संभावनाएं बन रही है। एनडीए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो निवेश कर रही है, गांवों के पास बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर जोर दे रही है, उसका लाभ बिहार के लोगों को भी मिलने वाला है। इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाया गया है। लेकिन भाइयों और बहनों, याद रखिए, वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर से मौका खोज रहे हैं। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी
और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। वो दल जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम है, जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, नाम सुनते ही भाग जाते हैं, वो लोग बिहार के लोगों को विकास के वायदे कर रहे हैं। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। और अपना काम, अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को तो उनका जो बर्ताव रहा है, उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है। इसलिए इनसे सावधान रहना है। याद रखिए, इन दलों की राजनीति झूठ, फरेब और भ्रम पर आधारित है। इन लोगों के पास बिहार के विकास का न ही कोई रोड मैप है और न ही कोई अनुभव। भाइयों और बहनों, आज बिहार का युवा विश्वास से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं पूरी हो, इसके लिए बिहार में सुशासन का बने रहना, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को आगे ले जाना बहुत जरूरी है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सुशासन के जिस रास्ते पर चला है, उसे केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद नई ऊर्जा मिली है। बीते वर्षों में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है। बिहार के गरीब से गरीब परिवार को वो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, जिनका इंतजार उसने दशकों तक किया है। आज बिहार के गरीब से गरीब परिवार को भी बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय, घर, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित कराई जा रही है। आज सामान्य से सामान्य परिवार के पास मोबाइल फोन है। अब बिहार के विकास के अगले चरण में हमें इन सुविधाओं का और विस्तार करना है। बिहार के लोगों को मिल रही सुविधाओं को आधुनिक बनाना है। साथियों, हाल ही में एक और बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ बिहार के लोगों को होना तय है। हमारे देश के गांवों में गांव की जमीन, गांव के घरों के मालिकाना हक को लेकर हमेशा विवाद रहते हैं, भ्रम की स्थिति रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी रहने के बावजूद गांवों के घरों का कोई कानूनी मालिकाना दस्तावेज नहीं है और इसके कारण उसको अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती है। इस स्थिति में स्वामित्व योजना जिसका प्रारंभ हुआ है, ये स्वामित्व योजना से अब तक करीब करीब 1 लाख लोगों को स्वामित्व का कार्ड दिया गया है और इस स्वामित्व के कार्ड से
उनको वो अधिकार मिला है जिससे वो अगर घर से कहीं बाहर जाना है तो चिंता नहीं रहती है कि कोई आकर के घर का कब्जा कर लेगा, कोई घर में घुस जाएगा। अब उनको विश्वास रहता है कि अब उनके पास कागज होने के कारण, ये अधिकृत सरकारी दस्तावेज होने के कारण वे अपने तरीके से बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और ये स्वामित्व योजना प्रायोगिक रूप से अभी 6 राज्यों में शुरू की है। जैसे ही यहां चुनाव और आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, बिहार के गांवों को भी, बिहार के गांव के हर नागरिक को इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, आज बिहार में कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। विशेष रूप से बिहार को पश्चिमी समुद्री तट और पूर्वी समुद्री तट से गैस पाइपलाइन के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पारादीप हल्दिया से आने वाली लाइन अभी बांका तक पूरी हो चुकी है और ये मुजफ्फरपुर भी जल्द ही पहुंचेगी। गुजरात के कंडला से आने वाली पाइपलाइन जो गोरखपुर तक पहुंच चुकी है, इसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। बिहार एक प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन परियोजना का हिस्सा होने वाला है। साथियों, बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था, उसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट थे। हजारों करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट्स में से अधिकतर पूरे हो चुके हैं। यहां मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट लगा है। इसके अलावा पटना और पूर्णिया में भी एलपीजी प्लांट्स का विस्तार किया गया है। सिर्फ एलपीजी नहीं, इस पाइपलाइन से बिहार के अनेक जिलों में, अनेक शहरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाई जा रही है। इतना ही नहीं, इससे बिहार में सीएनजी आधारित कम प्रदूषण फैलाने वाली ट्रैफिक व्यवस्था बनने का काम चल रहा है। जब बिहार को गैस कनेक्टिविटी मिल गई तो यहां गैस आधारित कारखानों का खुलना आसान हुआ है। बरौनी जैसे कुछ कारखाने जो पहले बंद हो गए थे, उनको फिर से चालू करना आसान हो गया है। भाइयों और बहनों, गैस कनेक्टिविटी के साथ आज यहां हाईवे और रेलवे के नेटवर्क को भी आधुनिक किया जा रहा है। पीएम पैकेज के तहत मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट या तो पूरे हो चुके हैं या फिर काम जारी है। छपरा, मुजफ्फरपुर और बरौनी को कनेक्ट करने वाली सैकड़ों करोड़ रुपए की सड़कें यहां बनी है। साथियों, मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, सीतामढ़ी हो, ये पूरा क्षेत्र बिहार के अहम व्यापारिक केंद्र भी है और बिहार में तीर्थाटन का, हेरिटेज टूरिज्म का भी महत्वपूर्ण सेंटर है। ऐसे में यहां के शहरों के सुंदरीकरण पर और सामान्य सुविधाओं का निर्माण एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है। हाल में मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट बनाने का काम भी शुरू किया गया है। इसके तहत शहर के कई घाटों को विकसित किया जा रहा है। वहां शौचालय और दूसरी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो यहां पर्यटकों को भी बहुत आकर्षित करेगा। साथियों, रामायण सर्किट के साथ ही
बुद्ध और जैन सर्किट के तहत भी यहां बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में जब यहां फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो सुविधाओं और सुंदरीकरण के प्रोजेक्ट को और गति दी जाएगी। भाइयों और बहनों, विकास और सुशासन के मूल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। विकास हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, नौजवानों का, महिलाओं का, सबका विकास हो। कोई न पीछे रहे, न ही किसी से भेदभाव हो। इसी सोच के साथ एनडीए सरकार काम कर रही है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटी है। साथियों, इसमें देश की, बिहार की महिलाओं, बहनों, बेटियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या बिहार में, महिला सशक्तिकरण के अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। बेटियों की पढ़ाई, दवाई से लेकर कमाई तक एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष हो, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना हो, आज गर्भवती महिलाओं के पोषण से लेकर टीकाकरण के लिए सरकार हर जरूरी मदद दे रही है। साथियों, बिहार में 4-4.5 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए। उसमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा खाते हमारी माताओं बहनों के नाम है। बिहार की इन बहनों के जनधन खातों में कोरोना लॉकडाउन के समय सैकड़ों करोड़ रुपए की सीधी मदद पहुंचाई गई है। बिहार में जीविका दीदियों के लिए बैंकों से मिलने वाली मदद का भी विस्तार किया गया है। इस वजह से जीविका दीदियों का नेटवर्क दिनों दिन और मजबूत हो रहा है। भाई और बहनों, हाल में जो श्रम सुधार किए गए हैं उसमें देश की महिला श्रम शक्ति के लिए काम के सभी क्षेत्रों को पूरी सुरक्षा के साथ खोल दिया गया है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर मेहनताने का कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया गया है। बिहार में श्रम योगी पेंशन योजना के तहत लगभग 2 लाख श्रमिक साथी जुड़ चुके हैं। इसमें से भी लगभग 70,000 बहनें हैं। मुद्रा योजना में बिहार में 4 लाख से ज्यादा बिना गारंटी के ऋण आवंटित हुए हैं, जिसमें से लगभग 2.5 लाख बिहार की महिला उद्यमियों ने लिए हैं। देश के विकास में, बिहार के विकास में बहन बेटियों की इस भागीदारी को हमें मजबूत करना है। साथियों, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की भावना के साथ आपको इस बार अपना वोट भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को डालना है। याद रखिए, आपका एक एक वोट बिहार को फिर से बीमार होने से बचाएगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात फिर से याद कराऊंगा। इस कोरोना का काल है, फेस मास्क, 2 गज की दूरी, इसका नियम आपके परिवार को बीमारी से बचाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प में शामिल होने के लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार आज पहले दौर का वोट डाल रहा है और काफी तेज गति से डाल रहा है। बड़ी तादाद में वोटर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। 71 सीटें हैं 16 जिलों की जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं और दोपहर 1 बजे तक लगभग 33%, 32.7% अगर सही सही बताएं तो वोट पड़ चुका है। लोग अपने वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। तो लगभग 33% वोटिंग दोपहर 1 बजे तक बिहार के 16 जिलों में 71 सीटों पर हो चुकी है। 2 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे तक कर चुके हैं। 3 रैलियां आज उनकी होनी है। तीसरी रैली बिहार की राजधानी पटना में है। पहली रैली दरभंगा में हुई जहां उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में हुई जहां से उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। जंगल राज और रंगदारी के बहाने यह आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। मुंगेर में 20.6%, लखीसराय में 26.76%, शेखपुरा में 29.49%, पटना में 21.42% वोटिंग 1 बजे तक हो चुकी है। कुल आंकड़ा है 32.7% 1 बजे तक की वोटिंग का। ये बिहार के चुनाव में मतदाताओं का रुझान है। अभी तक भोजपुर में 27.6%, बक्सर में 24.7%, गया में 30% से ऊपर और जहानाबाद में सबसे कम 11.41% वोटिंग अभी तक हुई है। और राहुल गांधी कांग्रेस के नेता इस वक्त वाल्मीकि नगर में रैली कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चल रहे हैं राहुल गांधी की रैली में। और अगली बार वापस आऊंगा तो आपके साथ यहां की चीनी चाय में मिला के पीऊंगा। याद है आपको? याद है ना? चाय भी आपके साथ, चाय भी आपके साथ ना। पंजाब में दशहरा हुआ, पहली बार मैंने देखा आमतौर से दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पहली बार देखने को मिला कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी और अदानी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। अजीब सी बात है। आमतौर से दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है और 2020 में पंजाब में, पूरे पंजाब में दशहरा पर रावण नहीं जलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का, अंबानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है। क्यों? कारण क्या है? आज हिंदुस्तान का किसान, पंजाब का किसान नरेंद्र मोदी जी का पुतला क्यों जला रहा है? बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और दुख की बात है कि दशहरे पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। खुशी की बात नहीं, दुख की बात है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो नीतीश जी ने बिहार के साथ 2006 में किया, वो आज नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, शहर का सहारा गांव होता है, गांव का सहारा किसान होता है और किसान का सहारा उसका खेत होता है। खेत के बिना, किसान के बिना शहर नहीं चल सकता। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये जो 3 कानून नरेंद्र मोदी लाए हैं, जिसका पहले पायलट प्रोजेक्ट बिहार में किया गया था, ये 3 कानून हिंदुस्तान के, बिहार के किसान पर आक्रमण है, आपके खेतों पर आक्रमण है।
बिहार में 2006 में मंडी के सिस्टम को नष्ट किया गया था, एमएसपी के सिस्टम को नष्ट किया गया था, और आज गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान समझता है कि उसे अपने माल के लिए सही दाम नहीं मिल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले। बिहार के किसान को अपनी मेहनत के लिए, अपने खून पसीने के लिए सही दाम नहीं मिल सकता। और इसीलिए ये जो आज युवाएं हैं, इन सबको अपने प्यारे प्रदेश को छोड़ना पड़ा। ये मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ये खुशी से नहीं जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं क्योंकि बिहार को नष्ट कर दिया गया। आप याद रखिए, बिहार की जगह को समझिए, बिहार की शक्ति को समझिए। जब महात्मा गांधी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से लड़ने जा रहे थे, सुपर पावर था, इंग्लैंड उस समय का सुपर पावर था, दुनिया का सबसे पावरफुल देश था। जब गांधी जी हिंदुस्तान की शक्ति का प्रयोग करना चाह रहे थे, तो हरियाणा नहीं गए, वो केरल नहीं गए, वो उत्तर प्रदेश नहीं गए, वो चंपारण गए, वो बिहार में गए। ये उधर आए, वो इधर आए, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो हिंदुस्तान को समझते थे, उन्हें मालूम था अगर हिंदुस्तान को खड़ा करना है, अगर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से लड़ना है, तो लड़ाई बिहार से शुरू होगी, चंपारण से शुरू होगी। ये आपकी जगह है। आज आप जाते हो, आपको बताया जाता है, बिहार के युवाओं को बताया जाता है, सपना देखो, अपनी जिंदगी बनाओ, रोजगार ढूंढो। युवा पूछता है, सपना कहां बनाओ, रोजगार कहां मिलेगा? आपको जवाब मिलता है, बिहार में नहीं, कर्नाटक में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, मगर बिहार में नहीं। बिहार में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। ये आपकी सच्चाई है और ये आपकी गलती नहीं। आप ये मत सोचिए कि बिहार के किसान में कोई कमी है, बिहार के युवा में कोई कमी है। नहीं, कमी नीतीश जी में है, कमी आपके चीफ मिनिस्टर में है, कमी आपके प्रधानमंत्री में है। कांग्रेस पार्टी वो आपको सच नहीं बताते, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको झूठ बताते हैं। 2 लाख युवाओं को नरेंद्र मोदी ने, 2 करोड़ युवाओं को, सॉरी 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल रोजगार देने का वायदा किया था। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दीपक गुप्ता को नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी से निकाल कर भगाया।
तो सुना आपने, राहुल गांधी इस वक्त वाल्मीकि नगर में रैली कर रहे हैं। 2 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, 3 रैलियां उनकी आज होनी है बिहार में प्रस्तावित, और राहुल गांधी की भी 2 रैलियां। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि दशहरे के दिन पंजाब में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के साथ अंबानी अडानी के पुतले जलाए गए। आलोक मेहता, सुना आपने राहुल गांधी की बात को, क्या कहिएगा इस पर? फिर आशुतोष और संजय जी से कमेंट लेते हैं फटाफट। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि वो लगातार प्रधानमंत्री खुद को ये टक्कर में मान करके लगातार उन्हीं पर हमले करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यदि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में भी ये सवाल पूछ लेते, जैसे हम लोगों ने आरटीआई लगाई थी कि हर बुधवार को 11 बजे कौन पूंजीपति आप साउथ ब्लॉक के दफ्तर में आता है, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो उस समय उसका जवाब टाल दिया जाता है। वो जवाब कहा गया कि नहीं, हम रिकॉर्ड ही नहीं रखते जहां इतनी सिक्योरिटी होती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये हमले वो भूल जाते हैं कि यदि खाते खोलने लगे तो और भी अधिक होगा। लेकिन सारी पार्टियां बगैर पूंजीपति के कोई उद्योग तो लगा नहीं सकती। मैं पूंजीपति का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मेरा कहना है कि जो हमले करते हैं उसका एक निगेटिव असर भी होगा कि इंडस्ट्री यदि नहीं आना है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं गई फूड प्रोसेसिंग में, मैं मानता हूं आज भी यदि वहां पर जो आज कहा जा रहा है वो और पहले होना चाहिए था। जहां लीची वाले क्षेत्र मुजफ्फरपुर जैसी जगह है या जहां पर वो वाल्मीकि नगर में भी गए हैं, चाहे उनकी साथ की सरकार रही हो या मोदी जी की सरकार रही हो, उनके नीचे मंत्रियां या प्रदेश की सरकारों ने फूड प्रोसेसिंग है। लीची के लिए आश्चर्य की बात होगी, एक लाइन में कहूंगा, इसी इलाके में सबसे पहले कारपोरेट उन लोगों ने खरीदा लीची के लिए। सारा जो प्रयोग अब किसानों के लिए जो कहा गया है, वो पहले वहां कुछ एरिया जो चुन के गए थे उनकी सरकार में भी और पिछली सरकार में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो पहले किया गया वो आज हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले किया गया वो भी आज हो रहा है, उसके कुछ फायदे मिले हैं और आगे भी मिल सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो शीर्ष पार्टी है कांग्रेस, जो सबसे राजीव गांधी के समय तक कितनी प्रमुख पार्टी थी, आज उसको दूसरों के भ्रष्टाचार के उनके साथ लेकर के राहुल गांधी को केवल अपने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करना पड़ रही है, वरना और भी अधिक उनके लिए मुश्किल होती, क्योंकि उनको जातिगत सहारा चाहिए तेजस्वी यादव का, और इसलिए वो केवल प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हैं। ठीक, आशुतोष, ये जो बात उन्होंने कही कि पंजाब में देखिए रावण की जगह मोदी के पुतले फूके जा रहे हैं, आरोप बीजेपी ने सीधे तौर पर लगाया कि किसान नहीं, ये आपकी पार्टी कर रही है असल में। क्या आपको लगता है ये लाभ देगा? नहीं, राजनीति के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर हमले भी होंगे। और राहुल गांधी पिछले 3-4 सालों से लगातार नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले कर रहे हैं। बाकी नेता जो है इसमें बचते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें कभी कोई कसर नहीं की। और इस वजह से पार्टी के अंदर भी लोग कहते हैं कि आप मोदी पर सीधे हमले मत करिए, लेकिन राहुल गांधी लगातार सीधे हमले करें। आपने देखा कि उधर मोदी ने भी अब तेजस्वी पर बिना नाम लिए उनके ऊपर सीधे हमले किए। तो राजनीति के अंदर ये एक दूसरे पर हमले करना और सोच विचार कर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई रैंडम तरीके से हमले किए जा रहे हैं। जब वो पंजाब की बात करते हैं तो उनका साफ इशारा ये है कि पंजाब में किसान किस तरीके से मोदी की फार्म नीति की वजह से बुरी तरीके से नाराज हैं, और इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे किसानों को नुकसान होगा। वो उस और बिहार के किसानों का या बिहार की जनता का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। संजय जी फटाफट से एक कमेंट। देखिए, दोनों नेता, अगर प्रधानमंत्री मोदी को भी देखें तो उन्होंने भी तेजस्वी यादव पे हमले किए और राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री पर हमले किए, लेकिन दोनों ने बड़े एक संयम के साथ हमले किए हैं और दोनों ने एक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विपक्ष पर अटैक करना, मुझे लगता है कि पार्टियों का काम है, उन्हें जरूर करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से संयम से किया जा रहा है तो यही दोनों के भाषण में मुझे देखने को मिला। दोनों ने बड़े संयम के तरीके से दोनों पे वोटिंग परसेंटेज अब तक जितना आ रहा है, आपको लगता है कि ये बिहार के जो अभी तक के पिछले रिकॉर्ड हैं उनसे ऊपर जाएगा इस बार वोटिंग? मुझे लगता है कि 2015 के चुनाव से कम आज के दौर में, जो पहला दौर है मतदान का, जहां पिछली बार 50% मतदान हुआ था, वो आंकड़ा इस बार पार कर जाएगा। बिहार में पहले चरण के वोट पड़ रहे हैं, उसके पहले सभी दिग्गजों ने अपने आखिरी दांव चल दिए हैं। चिराग पासवान के वीडियो के वायरल होने पर, जिसको नीतीश की पार्टी ने उछाल दिया है, सुर्खियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी हैं, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत है। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? नीतीश कुमार जी कुछ भी कहें, हमारे लिए आशीर्वाद है। बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ।
कहीं ना कहीं हमारे बहाने वो प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाने का काम करते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। अग्नि परीक्षा से पहले आपा खो बैठे नीतीश कुमार तमाम रैलियों में विरोध करने वाले लोगों पर उनका गुस्सा रह रहकर फूटता रहा है। लेकिन पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने लालू परिवार पर निजी हमला बोल दिया। वैशाली के महनार में नीतीश कुमार ने नाम लिए बगैर लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा कि बेटों की चाह में उन्होंने 7 बेटियां पैदा की, तो क्या उन्हें बेटियों पर भरोसा नहीं था? जवाब में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश पीएम मोदी को ही निशाना बना रहे हैं क्योंकि उनके भी 7 भाई बहन हैं। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हो। नीतीश कुमार जी कुछ भी कहें हमारे लिए आशीर्वाद है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बहाने वो प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने यह निजी हमला बिहार चुनाव से पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले किया है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले दौर में 71 सीटों के लिए कल मतदान होगा। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन ने 71 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए को महज 14 सीटें मिली थी। इससे ठीक 5 साल पहले 2010 में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन ने इन 71 में से 61 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन को महज 6 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। यानी एक बात साफ है कि जेडीयू का गठबंधन जिसके साथ हुआ, जीत उसकी ही हुई। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है। तेजस्वी 10 लाख सरकारी नौकरी देने, पलायन रोकने और उद्योग लगाने के वादे कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार तेजस्वी को घेरने के लिए आरजेडी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए, और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए, और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए हम कैसे 1 साल 8 महीना के बाद अलग हुए? एसडीओ बाबू कौन है, बड़ा बाबू छोटा बाबू कौन है? ब्लॉक थाने आप जाते हैं तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। कोई बता दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें भी आपको जो है चढ़ावा जो है वो देने का काम होता है। भ्रष्टाचार जो है निचले लेवल से लेकर सचिवालय तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब बताएं सुशासन बाबू कौन है? नीतीश कुमार 18 महीने की उस गठबंधन सरकार का जिक्र कर रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। 26 जुलाई 2017 को नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। अब चुनावों में जब तेजस्वी रोजगार और विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, तब नीतीश के निजी हमलों से सवाल उठ रहा है कि क्या ये तेजस्वी से मिल रही कड़ी टक्कर का नतीजा है? जिस तरह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं के सीधे सीधे हमले तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर हो रहे हैं, उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि अब उनकी बौखलाहट ये बताने लगी है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जमीन खिसकने लगी है।